नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स आया है और उसमें भारत की थोड़ी सी क्रिटिसिज्म किया गया है, या कहें कि भारत की जो इकोनॉमी है या भारत की सोसाइटी है वो किस तरह से किस तरफ जा रही है उसके ऊपर एक प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। और ये जो प्रकाश जो डाला गया है वो हम लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इन इक्वालिटी इंडेक्स में भारत की स्थिति को बहुत ही ख़राब, यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के बराबर रखा गया है। और ये जो इनइक्वालिटी है इसका एक तरह से कहो कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है वो सोसाइटी के ऊपर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे GS1 जो हमारा मेंस का GS1 होता है उसमें कुछ 4-5 टॉपिक होते हैं। जैसे छठा नंबर का जो है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या आपका हो गया मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इफेक्ट इन द इकोनॉमी, और सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म। इन टॉपिक्स पे ये रिपोर्ट पे सवाल बन सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी सवाल बनेंगे। किस तरह से बनते हैं ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यूपी पीसीएस 2022 के लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा। वीडियो PDF टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8317040152 पर आप कॉल कर सकते हैं। फीस काफ़ी नॉमिनल है, मात्र 3,999 रुपये। खैर, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो 2022 की आई है उसमें इंडिया को मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में रखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो रिच हैं तो बहुत ही रिच हैं, कुछ परसेंट ऑफ रिच जो हैं बहुत रिच हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं यहाँ पे। एक अजीब सिचुएशन है जहाँ पे अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। अमीरी है तो बहुत बेइंतहा अमीरी है, गरीबी है तो बहुत सारे, बहुत बड़ा नंबर में लोग गरीब हैं। एक अजीब सिचुएशन है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। एक सोसाइटी के रूप में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिवाइड आ जाता है रिच और पुअर के बीच में, जिसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं, जिसके अपने प्रभाव पड़ते हैं अलग अलग तरह से सोसाइटी के ऊपर, समाज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, एज अ कंट्री डेवलपमेंट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ते हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल कंट्री माना गया है। वैसे तो कोई भी इक्वल कंट्री नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं कह सकता इसमें इक्वालिटी हर तरह से हो, बट जो इनइक्वालिटी है ये इंडिया के परस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा नापी गई है। इसमें कुछ आंकड़े बताए गए हैं। अब वो आंकड़े जो हैं वो एग्जाम के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रिपोर्ट कहती है कि भाई जो हिंदुस्तान के टॉप 10% जो लोग हैं, यानी टॉप 10 जो रिच लोग हैं, वो हिंदुस्तान की 57% का जो नेशनल इनकम है उसको लेते हैं। यानी कि टॉप 10 लोग 57% पैसा उनके पास है। और अगर और इसको थोड़ा सा क्लोज किया जाए तो टॉप 1% लोग हैं, जिसमें अंबानी, अडानी ये लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं वो टॉप 1% लोग में लगभग 22% का शेयर होता है। मतलब कि टॉप 1% 22% की उनके पास इनकम है, और वो थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो टॉप 10 लोगों परसेंट में आपके 57% शेयर करते हैं। यानी कि जो, या इसको और इससे देखें कि बॉटम 50% जो लोग हैं, बॉटम 50% लोग, मतलब कि हिंदुस्तान की आधी आबादी, मात्र 13% उसका उनका नेशनल इनकम है। मात्र 13%। मतलब कि अगर 100 रुपये की पूरी हमारे देश की GDP है तो 50% लोग मात्र 13 रुपये कमा रहे हैं, और वहीं पर 1% लोग, यानी एक आदमी, वो 22 रुपये कमा रहा है। तो कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है, कितना ज़्यादा आपको यहाँ भेदभाव देखने को मिल जाता है। और ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को आप अपने एग्जाम में, चाहे ऐसे हो चाहे GS का पेपर हो, वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आपने सोशियोलॉजी वगैरह ली है तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस आंकड़े को। और ये आंकड़ा बहुत बड़ी पिक्चर आपके सामने पेश कर रहा है। अब कुछ और बातें भी कही गई हैं, जिसमें एक बात बोली गई कि जो आंकड़े, अच्छा, ये जो रिपोर्ट होती है, ये जो सरकारें होती हैं वो अपनी जो रिपोर्ट पब्लिक करती हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये अपने चीज़ें बनाते हैं। तो जो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, हम तो अपना जो है वो असेसमेंट कर ही रहे हैं, बट हमने चीज़ देखी है कि भारत सरकार जो है वो जो डेटा रिलीज़ कर रही है, जो क्वालिटी ऑफ डेटा है वो बहुत ख़राब होता जा रहा है। अब क्वालिटी ऑफ डेटा जो है, इसको इस तरह समझते हैं कि डेटा से छेड़छाड़ की जा रही है। जो सही पिक्चर आनी चाहिए, जो सही डेटा है, वो सही पिक्चर नहीं शो कर पा रहा है। अब इसके देखिए 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो इंटेंशनल है
कि सरकारें जो हैं अपना जो भी कमियां हैं उसको छुपाने के लिए डेटा में छेड़छाड़ कर दे, ठीक है। और ये होता है, सब सरकारें करती हैं, इसमें ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बीजेपी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, इससे पहले की भी सरकारें हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छेड़छाड़ करती आई हैं, ठीक है। एक तो हो गया इंटेंशनल छेड़छाड़, दूसरा हो गया कि हम टेक्निकली या जो चीज़ें नापने का, क्योंकि देखिए ये कोई साइंस इस तरह का नहीं है कि 2+2 4 हो जाता है। तो अब जो डेटा है उसकी मैथडोलॉजी क्या अपनाई गई है, क्या उसके फॉर्मूले अपनाए गए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हर आदमी हर डेटा को अलग पर्सपेक्टिव में देखता है, उसको एनालाइज अलग तरीके से करता है। तो जो एक डेटा है किसी एक व्यक्ति को अलग तरीके से दिखता है, दूसरे मेथोडोलॉजी में वो अलग तरीके से शो करता है, तो इसके अंदर भी वेरिएशन आता है। अब जैसे कि अभी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आया जिसके अंदर इंडिया की रैंकिंग बहुत नीचे आई थी। तो जब सरकार से पूछा गया पार्लियामेंट में कि भाई हमारी हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में इतनी इतनी पीछे क्यों रैंक आई है, तो सरकार कहती है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, देश में सब कुछ सही है, लेकिन जो मैथडोलॉजी जो इन्होंने अपनाया है, जो जिन्होंने इंडेक्स तैयार किया है, मैथडोलॉजी अपनाई है, वो मैथडोलॉजी हमारे सिस्टम से मैच नहीं करता है और उनका जो सिस्टम है वो गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया है। तो सरकार ने एक तरह से दोषारोपण कर दिया कि भाई जो अपना तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो इस पर डिबेट हो सकती है, ये रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो सरकारें दोनों काम होती हैं। एक तो मैथोडोलॉजी में डिफरेंस आता है, दूसरा सरकारें डेटा चोरी भी करती हैं या छुपाती भी हैं, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती हैं, या अपनी जो सक्सेस है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश करने की भी कोशिश करती हैं। जैसे कि हमने कोविड केस में देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम हिंदुस्तान में। अब अगर देखा जाए, अगर परसेंटेज वाइज कंपेयर किया है तो यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हो गई है, तो वहाँ से भी हम पीछे रह जाते हैं। अगर हम नंबर वाइज भी देखें, कॉपी करें, उसको देखें कि नंबर वाइज कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, तो हम चाइना से पीछे हो जाते हैं। तो एक तरह से डेटा के साथ छेड़छाड़ होती है, ये एक विवाद का विषय है जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब एक कुछ और बातें बोली गई हैं इसके अंदर जिसको समझना जरूरी है। रिपोर्ट कहती है कि जो पब्लिक वेल्थ है, पब्लिक का मतलब सरकारी, ठीक है। अब पब्लिक वेल्थ है जिसमें आपका पब्लिक बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, हाउसिंग हो गया, घर वगैरह सरकारी जो घर बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल हो गए। इन चीज़ों में जो इनके कंस्ट्रक्शन में पिछले 10 सालों के अंदर गिरावट देखने को मिली है, यानी कि सरकार इन चीज़ों पे पैसा कम खर्च कर रही है। अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं कि सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रही है, खुद ना करके प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व कर रही है, पहला चीज़। या सरकार की इकोनॉमी बहुत ख़राब हो गई है, अब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वेलफेयर स्कीम में पैसा खर्चा नहीं कर रही है, बिल्डिंग नहीं लगा रही, स्कूल नहीं लगा रही है, ठीक है, स्कूल वगैरह बना नहीं रही है। या तीसरा है कि कोविड में जो इकोनॉमी डिटेरियोरेट की है, तो वहाँ सरकार बहुत परेशान है, वहाँ पर सरकार का फोकस कहीं और हो गया है। तो लेकिन कुल मिला के ये बोला गया है कि पिछले 10 साल के अंदर जो वेल्थ है पब्लिक वेल्थ, सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी, इनके कंस्ट्रक्शन में, इनके जो एसेट बिल्डिंग में पिछले 10 साल के अंदर हमने एक गिरावट देखी है। वहीं प्राइवेट वेल्थ के अंदर बहुत राइज किया है। अब प्राइवेट में यानी कि जो हर व्यक्ति जो अपना प्राइवेट कोई स्कूल बना रहा है, कोई घर बना रहा है, तो इसके अंदर एक राइज देखने को मिला है। तो सरकार एक तरह से पैसा कम खर्चा कर रही है और पब्लिक इंडिविजुअल लेवल पर अपने स्तर पर पैसा ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो इस कारण से ये भेदभाव हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसको देखते हैं कि प्राइवेट वेल्थ जो थी वो 1980 में 290% थी, जो 2020 में बढ़कर 560% के बराबर हो गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ गया। अब इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि 1991 के बाद जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, आर्थिक जो हमारा उदारीकरण आया, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट किया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया। पहले लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंड करा करते थे, ठीक है। सरकार ही एकमात्र साधन था जो इन्वेस्ट करती थी वेलफेयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन 1991 के बाद से प्राइवेट सेक्टर आने के पास बहुत सारी कंपनीज आई, प्राइवेट नौकरीज मिली यहाँ पे, यहाँ तक कि प्राइवेट जो एफडीआई है वो भी बहुत सारा आया यहाँ पे। तो ये हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो आप ये ग्रोथ देख रहे हैं, या जो ये प्राइवेट वेल्थ में जो ग्रोथ देख रहे हैं, इसके कई कारण हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, इंटरप्रेट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन की डिमांड कैसी है, आप उस तरह से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब एक बात उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कि जो इंडिया
को अगर हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के टाइम से, तो अंग्रेज़ों के टाइम पर यानी 1858 से लेकर 1947 के बीच में इंडिया में जो इनइक्वालिटी थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि 10% लोग जो थे उनके पास 50% की इनकम थी उस समय अंग्रेज़ों के टाइम पर। टॉप 10% लोगों में के पास 50% की इनकम थी, और आज भी वही हो गया है कि टॉप 10% इंडिया के जो इंडियंस के पास 57% इनकम आ गई है, बल्कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, मतलब कि जो अंग्रेजों के टाइम पर इनकम इनइक्वालिटी थी कि अमीर अमीर हो रहे थे, गरीब गरीब हो रहे थे, आज भी वही स्थिति है कि टॉप 10% लोगों के पास देश की 57% या 50% से ज़्यादा पैसा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन बहुत बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी वो इनकम इक्वालिटी के मामले में तो अंग्रेजों के तरह ही आज की सरकारें भी हो गई हैं। ठीक है, हम कम से कम इस मामले में तो अंग्रेजों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों ने जो किया लगभग हम वही चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग का मतलब है कि हमारी सरकारें, इसमें सब सरकारें इसकी इन्वॉल्व है, इसके अंदर भी किसी पर्टिकुलर सरकार के बारे में नहीं कहूँगा। हम एक एज ए कलेक्टिव नेशन, एक देश के बारे में कहूँगा कि हम लोग ने भी कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ रही है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब देश आज़ाद हुआ, तो नेहरू ने जो अपनी पॉलिसी स्टार्ट की वो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी स्टार्ट की, सोशलिस्ट समाजवादी। ठीक है, उसमें आप ये देखिए कि 5 ईयर प्लान की जो बात की है, लगातार 5 ईयर प्लान्स बनाए गए जो कि रशिया से, यूएसएसआर से इंस्पायर थे। उसने इस इनकम इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की, लगभग 35 से 40% तक की चीज़ों पे लेकर आ गए। यानी कि 50% से 35 से 40% पे लेकर आए इनकम इनइक्वालिटी। तो जो ये 5 ईयर प्लान थे, जो कि प्लान करके खर्चा किया जाता था, सरकार इसमें अच्छा खासा वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करती थी, इसमें इन्वेस्ट करती थी, अपनी तरफ से काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। तो उस चीज़ का असर दिखा, समाजवादी सोच का असर दिखा, सोशलिस्ट पैटर्न की इकोनॉमी का असर दिखा। और जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो अंग्रेजों के टाइम पे 50% थी, यानी कि 10% लोग 50% वेल्थ ले रहे हैं, वो 50% से घट के 35% और 40% के पर आ गई है। तो काफ़ी, लेकिन 1991 के बाद इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आता है। ठीक है, सरकारें फिर से अपना 5 ईयर प्लान के अपने जो जो प्लान था उससे हट के प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करती हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं, और उसका असर ये हुआ है कि फिर से ये इनकम जो इनइक्वालिटी है बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट अप्रोच की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, पूंजीवादी इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और सोशलिस्ट का जो इकोनॉमी थी हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अब इनमें से कौन बेटर है, क्या बेटर है, ये एक विवाद का विषय है, इसको डिस्कस किया जा सकता है। दोनों के ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो एक बात हम बार बार कह रहे थे कि कोरोना के टाइम पे जो चीज़ें हुई हैं, या इंडिया की इसमें जो बात बोली गई कि टॉप 10% जो लोगों के पास है वो 57% की वेल्थ है, और जो गरीब है वो जो बॉटम 50 लोग हैं उनके पास मात्र 13% है। अब इस सिचुएशन में, और खासकर कोरोना के बाद जो सिचुएशन आई, तो एक आई के शेप्ड इकोनॉमी की बात आई, या के शेप्ड रिकवरी की बात आई। अब एक के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? हमने वी शेप रिकवरी सुनी है, यू शेप इकोनॉमी रिकवरी सुनी है, डब्ल्यू शेप रिकवरी सुनी है, एक के शेप रिकवरी है। इसमें देखिए कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है कोरोना के बाद से, चीज़ें एक्टिविटी हुई है, कोरोना के टाइम पर भी हमने देखा कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो गया। हमने देखा कि अमेज़न का जो मालिक है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया, जितना उसके पास पैसा था उससे कई गुना पैसा उसके पास हो गया। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, जब दुकानें बंद थी, तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू की। अब इससे क्या हुआ, जो वो आपका अमेज़न का मालिक था वो और अमीर हो गया। लेकिन उसी टाइम पर जो गरीब मज़दूर था, उसकी जो जो मज़दूरी करके पैसा कमाता था, फैक्ट्री में काम करता था, चूँकि फैक्ट्री बंद हो गई, उसे काम मिलना बंद हो गया, तो गरीब था वो और गरीब हो गया। तो कोरोना के बाद भी हिंदुस्तान की जो रिकवरी आ रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो के शेप्ड रिकवरी आ रही है, जिसके अंदर रईस और रईस हो रहे हैं, रईस और रईस हो रहे हैं। आप देखिए, आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे यूनिकॉर्न पे यूनिकॉर्न बन रहा है। यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। लगातार स्टार्टअप $1 बिलियन से ऊपर के हो रहे हैं। अभी नायका का आईपीओ आया, कितना वो उनकी जो मालकिन है वो इंडिया की रईस सेल्फ मेड बिलियनियर बन गई। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो गरीबी बेनतियाँ गरीबी है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर अमीर अमीर होता चला जाए, गरीब गरीब होता चला जाए, उसको हम के शेप्ड रिकवरी कहते हैं।
और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम प्री में ये सवाल आपसे पूछ सकता है। अब जब ये वेल्थ या इनकम इनक्वालिटी की बात करते हैं तो आपका एक इससे जुड़ा चीज़ आती है, वो है जेंडर इनक्वालिटी, यानी कि महिला और पुरुष में कितनी इक्वालिटी है। अब जहाँ पैसे की बात आती है तो जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, दुनिया के रिसोर्सेज, ठीक है, वो पुरुषों के हाथ में है। पुरुष ही पैसा कमाते हैं, उनके पास ही मेन चीज़ें हैं, मेन वेल्थ है। और जो महिला हैं उनकी भागीदारी बहुत कम है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मात्र 18% इनकम शेयर करती हैं। जो फीमेल लेबर है, फीमेल महिला मात्र 18% वो शेयर करती हैं। यानी कि जो अगर 50% पुरुष हैं 50% महिला हैं तो 50% महिला मात्र 18 रुपये कमा रही हैं। वहीं पर 50% पुरुष जो हैं वो 82% पैसा कमा रहे हैं। तो लगभग आप देखिए डबल से ज़्यादा चीज़ें, डबल के कई गुना से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। तो महिलाएं चाहे लोअर लेवल पे हों चाहे हायर लेवल पे हों, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, पैसे की कमी रहती है। अगर एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो भी महिलाओं को सैलरी बराबर नहीं मिलती है। और ये जो समस्या है ये छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी है। बड़े बड़े जो सीईओज होती हैं, बड़े बड़े जो एमडी या ऑफिसर्स होती हैं, सरकारी नहीं प्राइवेट की बात करें, तो वहाँ पर उन्होंने कंप्लेन की है कि हमें भेदभाव झेलने को मिलता है। हमारी सैलरी, हम एक ही तरह का काम करते हैं बट हमारी सैलरी कम होती है इसके अंदर। तो ये साफ साफ शो हो रहा है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कि लेबर जो इनकम शेयर है उसमें कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है कि मात्र 18% उनके पास पैसा है। मतलब 50% लोग जो 18% पैसा कमा रहे हैं। और ये जो मिडिल ईस्ट है, जहाँ पर हम कहते हैं कि मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज है, जहाँ पर औरतों पर बड़ा अत्याचार किया जाता है, वहाँ 15%, यानी कि हम मात्र 3% उनसे आगे हैं। तो हम किस मुंह से बोलें कि वहाँ पर अत्याचार किया जाता है, उनको उन पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। भाई हम मात्र 18% ही तो कर पा रहे हैं, वो 15% पे, हम 18% पे हैं। वही अगर हम एशिया की बात करते हैं जिसमें चाइना बाकी और कंट्रीज भी आती हैं तो 21% पे हैं, तो हमसे काफ़ी आगे हो रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमारी स्थिति कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, कोई आइडल समाज नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है, हिंदुस्तान ऐसा बहुत इंस्पिरेशनल काम कर रहा है खासकर जेंडर इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, कानून बने हुए हैं, संविधान में बहुत कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं रही हैं। और ये डेटा शो कर रहा है कि हम अभी भी मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ के तरह ही हमारा देश का जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। अब ये अलग बात है कि कुछ शहर या कुछ चीज़ें ज़्यादा डेवलप कर गई हैं, चकाचौंध ज़्यादा चमक गई है। इस कारण से जो गरीबी है, जो रियल मुद्दे हैं, वो एक तरह से कारपेट के नीचे चले गए हैं। आज का जो गरीब है वो गरीब पहले के गरीब की तरह नहीं है। अब गरीब हो गया है बट वो जीन्स पहने हुए गरीब है। जैसे अमेरिका में एक समय हुआ करता था कि कोई गरीब है अमेरिका में लेकिन उसके पास कार है, तो कहते हैं ये कैसा बंदा जिसके पास कार है वो गरीब है। आज इंडिया में भी यही बात है। एक ऐसा गरीब है जिसके पास हो सकता है मोटरसाइकिल हो लेकिन वो गरीब है, उसकी इनकम बहुत कम होगी, वो सेविंग्स नहीं कर पाता होगा, वो तो गरीबी तो मानेंगे उसको हम। तो चीज़ें थोड़ा सा अपना अपना स्वरूप चेंज कर रही है, मॉडर्निटी के हिसाब से चीज़ें आती है, लेकिन कोई आइडियल कंडीशन नहीं कह सकते इसके ऊपर। तो ये रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ढंग से समझने की ज़रूरत है। जो आंकड़ा, जो डेटा, जो बात इस रिपोर्ट ने कही है उसको आप मेंस में, एसेज में कई बार जगह पे अच्छी तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ख़त्म करने से पहले फिर से को ऑनलाइन कोर्स जो है आपको यूपी पीसीएस का मिल जाएगा आपको 2022 के लिए, प्री प्लस मेंस का कोर्स है। और इसके लिए आप 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।